तो आज मैं आप लोगों को बोर्ड परीक्षा से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो ट्रांसफार्मर का है। वो लगभग उसमें से या तो न्यूमेरिकल पूछता है या तो इसकी संरचना विधि कार्य विधि पूछता है। तो ये लगभग 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो आप आज इसको सही ढंग से और विधिवत समझ लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर है क्या। ट्रांसफार्मर है क्या, ये अगर आप पेपर में यदि ट्रांसफार्मर आता है, यदि कोई बच्चा अगर फिगर सही बना देता है, डायग्राम सही बना देता है, तो अभी उसको कुछ ना कुछ नंबर एग्जामिनर दे देते हैं। इसलिए आप फिगर को थोड़ा कायदे से बनाना सीखो। यही फिगर नहीं, अन्य जो भी फिगर आएगा उनको भी। तो सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर का यह छोटा सा ट्रांसफार्मर है, उतना पूरा संख्या तो नहीं बन पाएगा, हमें कॉपी पर बनाना है, तो छोटा सा पार्ट इसका बनाया गया है। ये ट्रांसफार्मर का फिगर है। ध्यान दीजिएगा सबसे पहली बात कि इसमें 2 कुंडलियां लगी होती है। इसमें 2 कुंडली लगी होती है। ये प्राथमिक कुंडली होती है, ये द्वितीय कुंडली होती है। कहीं पेपर में चाहे किताब में P और S लिखा रहेगा ना, तो P का मतलब होता है प्राइमरी और S का मतलब होता है सेकेंडरी। ठीक है। तो और क्वाइल जो होता है, कुंडली को हिंदी में क्या, जो कुंडली है यह हम लोगों का हिंदी शब्द है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, क्वाइल बोलते हैं। अरे कहा जाता है कि पंखा के क्वाइल जल गया है, इसका क्वाइल जल गया है, तो हम तो अंग्रेजी में बात करते हैं घर पर भी, लेकिन वास्तव में उसका नाम क्या है, कुंडली उसको कहा जाता है। तो ये फिगर है, इसको बाद में हम समझाएंगे टोटल। सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर है क्या। ट्रांसफार्मर की छोटा सा परिभाषा है। ट्रांसफार्मर वैद्युत का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम या ज्यादा किया जा सकता है। अब प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या है, तो जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, जो एसी हम लोग कहते हैं, उसके द्वारा प्राप्त जो विभव होता है वो क्या कहलाता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहलाता है। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है उस वोल्टेज को कम कर सकता है और अधिक कर सकता है, दोनों। ट्रांसफार्मर के द्वारा ही उस प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम या ज्यादा किया जा सकता है। एक छोटा सा परिभाषा, 1 नंबर का क्वेश्चन ये है। एक केवल परिभाषा के लिए बात कर रहा हूं। अब आता है यह सिद्धांत, इसका सिद्धांत क्या है, अर्थात ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है एक अन्योन्य प्रेरण शब्द है, उसके सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। अब अन्योन्य प्रेरण क्या है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। ट्रांसफार्मर जो होता है यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरी बात कि यह केवल प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही काम करता है, क्योंकि धारा 2 प्रकार की, एसी और डीसी। जो जनरेटर इन्वर्टर वाला जो धारा होता है वो कौन सा धारा होता है, डायरेक्ट करंट, विशिष्ट धारा बोलते हैं उसको। और एक धारा होती है प्रत्यावर्ती धारा जो हमेशा बदलता रहता है, उसको हम बोलते हैं एसी करंट। क्या बोलते हैं हम, एसी, अल्टरनेटिव करंट कहा जाता है, वो चीज है। तो यह केवल ट्रांसफार्मर किस पर काम, किसके साथ काम करता है, केवल एसी के साथ काम, डीसी के साथ काम नहीं करता है। अब आइए अन्योन्य प्रेरण क्या है। अन्योन्य प्रेरण का मतलब होता है, छोटी जानकारी, जैसे मान लीजिए ये 2 कुंडली है, हमने एक ये लिया और एक ये लिया। अन्योन्य प्रेरण में क्या होता है कि यदि एक कुंडली में किसी प्रकार का कोई भी हलचल हो, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो, किसी एक कुंडली में यदि कोई भी हलचल हो, तो इस कुंडली के कारण यदि दूसरा कुंडली में हलचल पैदा होना शुरू हो जाए, या इसके कारण इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए, चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाए, उत्पन्न हो जाए, धारा प्रवाहित होने लगे, किसके कारण, पहले वाले के कारण, यह होता है अन्योन्य प्रेरण। क्या करता है, होता क्या है कि प्राथमिक कुंडली में जो भी क्रिया होती है उसके कारण द्वितीय कुंडली में क्रिया होना शुरू हो जाता है। यदि इसमें धारा प्रवाहित होना होगा तो इसमें धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन यह है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, तो आप क्या लिखोगे, कौन सा टिक लगाओगे, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आप नोट कर लीजिए। उसके बाद विधि के आधार पर ट्रांसफार्मर को कितने भाग में बांटा गया है, 2 भाग में बांटा गया है। एक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो होता है उसको बोलते हैं स्टेप अप, ठीक है, और एक होता है अपचाई का, उसको बोलते हैं स्टेप डाउन। अब ये दोनों का काम क्या है, यह ध्यान देना है। सबसे पहला जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है वह यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तित करता है। मतलब लो वोल्टेज को किसमें करेगा, हाई में परिवर्तन कन्वर्ट करता है। लो वोल्टेज को किसमें, हाई में। अब यहां पर हमने लिखा है NS इज ग्रेटर देन NP। इसका मतलब ध्यान देना, N जो होता है फेरों की संख्या कहलाती है, ठीक है। S जो होता है सेकेंडरी क्वाइल और P होता है प्राइमरी क्वाइल। इसमें क्या है कि हमेशा ऊंचाई ट्रांसफार्मर में जो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या होगी वह हमेशा प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या से, और इसमें जो फेरों की संख्या होगी कुंडली में, इसके फेरों की संख्या से क्या होनी चाहिए, कम, क्योंकि NS इज ग्रेटर देन NP कहा है, ठीक है। अब देखिए जो पावर हाउस होता है ना, ठीक है, वहां पर इस ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है।
इस ऊंचाई ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग है वह कहाँ किया जाता है? पावर हाउस, ठीक है, वहां पर इस ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है, क्योंकि वहां से निम्न वोल्टेज को लेकर हाई वोल्टेज करके अब तक क्या किया जाता है? भेजा जाता है। कि काट पावर हाउस से सीधे हमारे घर ही आ जाता है लाइन? नहीं ना, जगह जगह छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। अब उनका काम क्या है? तो सबसे अब बात करते हैं हम कौन सा? अपचाई ट्रांसफार्मर का। इसको बोलते हैं हम स्टेप डाउन। इसका काम क्या है कि यह उच्च वोल्टेज जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है इसको क्या करता है? निम्न वोल्टेज में परिवर्तन। पावर हाउस से आया उस ट्रांसफार्मर में जो हमारे घर के अगल बगल लगा है, तो निम्न वोल्टेज से हाई वोल्टेज, मतलब हमारे जो ट्रांसफार्मर है उसमें कितना वोल्टेज आया? हाई वोल्टेज आया। अब वो काम क्या करेगा कि यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। अब उसके बाद वहां से हमारे घरों में कितनी वोल्टेज की लाइन आती है? 220। प्रत्येक घरों में कितना? 200 से 220 वोल्ट का बिजली प्रत्येक घर में पहुंचता है। तो ये बताइए वो जो ट्रांसफार्मर है कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाएगा? स्टेप डाउन अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाएगा। अब इसका कंडीशन क्या है कि इसमें जो प्राइमरी कुंडली, जो प्राथमिक कुंडली है उसमें जो फेरों की संख्या होगी, अर्थात इसमें जो फेरों की संख्या होगी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। तो ये दो चीज है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई। ऊंचाई वाला कहाँ लगा रहता है? पावर हाउस। वह क्या करता है? निम्न वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करता है। अपचाई ट्रांसफार्मर वहां से जो बिजली आती है तो ये किसमें जाती है? अपचाई वाले में। अपचाई का काम क्या है? यह उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में कन्वर्ट करके वो हमारे घरों तक पहुंचाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। इस चीज को आप लोग क्या कर लो, नोट। भैया हम इसकी संरचना जो कैसे बनाया गया हो जानना है। इसमें कुछ ऐसे हैं चित्र जिसके बारे में हम जानेंगे कि वास्तव में इसमें क्या क्या लगा रहता है। सबसे पहले हम जानेंगे क्या बनावट। नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर आयताकार या गोलाकार बनाया गया एक क्रोड होता है। यदि बोर्ड पर न दिखाई साफ दे तो आप लोग आवाज को सुनकर रोक कर इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। अब इसका संरचना के अनुसार हमने एक ट्रांसफार्मर देखो लाए हैं। देखिए ये वाला जो पोजीशन है इसमें जो लगा है ये पतला तार है, मतलब इसमें लोहे की पत्ती लगी है। ये वाला जो दिखाई दे रहा है, जब इसको आप अपने से देखेंगे कहीं ट्रांसफार्मर दुकान पर मिलेगा, जाकर देखिएगा तो ब्लेड टाइप का लगा है। और ये ब्लेड टाइप के लगा है ना, ये तो पतला पतला ब्लेड है, ये उसको हम पत्ती बोलते हैं। और वो बहुत सारे हैं, जिस प्रकार का यंत्र होगा उस प्रकार का ट्रांसफार्मर उसमें लगा रहेगा। तो ये उसमें क्या है? पत्तियां लगी रहती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? सबको मिला दिया गया एक क्रोड बना दिया जाता है। क्या बनाया जाता है? एक क्रोड बना दिया जाता है। अब इसमें क्या है कि पत्तियां एक दूसरे से अलग होती है। जो भी इसमें ब्लेड लगा है वो सभी एक दूसरे से क्या है? अलग होती है। अलग होने का कारण क्या? ध्यान दीजिएगा, अलग होने का मेन कारण है कि जो इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी, तो अगर भंवर धाराएं ज्यादा उत्पन्न होगी, तो ज्यादा उत्पन्न होने का मतलब क्या है कि अगर उन पत्तियों को अलग नहीं रखा जाएगा तो भंवर धाराएं ज्यादा उत्पन्न हो जाएगी। और जब भंवर धाराएं ज्यादा उत्पन्न हो जाएगी तो ऊर्जा का ह्रास ज्यादा होगा। ऊर्जा का ह्रास क्या होगा? ज्यादा होगा। ऊर्जा के ह्रास को कम करने के लिए इन पत्तियों को अलग अलग रखा जाता है, क्योंकि भंवर धाराएं कम उत्पन्न हो। और जब भंवर धाराएं कम उत्पन्न होंगी तो इसमें जो ऊर्जा का ह्रास होगा क्या होगा? कम होगा। तो हमारे यहाँ सही ढंग से बिजली पर्याप्त मात्रा में, इसलिए इन ब्लेडों को अलग अलग रखा जाता है। इसमें दो कुंडलियां होती, आयताकार हो या गोलाकार। तो ये जो बीच वाला पोजीशन देख रहे हो, ये वाला, ये जो पोजीशन होता है, इसके अंदर जब इसको खोलोगे तो ऐसे क्वाइल बांधा गया है। ऐसा गोलाकार टाइप का क्वाइल बांधा गया होता है। कहीं आयताकार में बांधा जाता है। आयताकार बांधने का मतलब ऐसे ऐसे बांधा रहेगा, कहीं ऐसे ऐसे बांधा। तो ये जो फिगर है, ये जो हम लिए अपने हाथ में, ये ट्रांसफार्मर है। इसका जो कुंडली बांधा गया है वो अंदर है और गोलाकार बांधा गया है। किसी किसी में रेक्टेंगल से बांधा जाता है। ठीक है, दो कुंडलियां होती हैं, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। अब प्राथमिक कुंडली में ध्यान देना है कि मोटे तार, प्राथमिक कुंडली में मोटे तार लपेटे जाते हैं कम मात्रा में। इसमें प्राथमिक कुंडली में एक इधर कुंडली हुआ और एक इधर कुंडली हुआ। इसमें प्राथमिक और द्वितीय कुंडली, तो प्राथमिक कुंडली में मोटे तार लपेटे जाते हैं कम मात्रा में, लेकिन द्वितीय कुंडली में पतले तार लपेटे जाते हैं अधिक मात्रा में। ठीक है, तो ये वाला जो फिगर है, आप फिगर को बहुत कायदे से फ्रेश बनाइएगा। आएगा जो फैराडे ने दिया था, फैराडे के नियमानुसार वो फार्मूला विद्युत वाहक बल के अनुसार बनेगा। वो फार्मूला ध्यान दीजिएगा, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद अब आइए, अब हम आपको बताते हैं कि इसके फार्मूले का प्रारूप क्या है। सबसे पहले फैराडे ने क्या कहा था? तो फैराडे के नियम से
फैराडे के नियम से जो विद्युत वाहक बल, फैराडे के नियम से जो विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल को हम किसे दर्शाते हैं? ई से दर्शाते हैं। तो प्राथमिक कुंडली के लिए भी और द्वितीय कुंडली के लिए भी। तो आप लोग ध्यान से देखिए, इसको लिखिए। प्राथमिक कुंडली के लिए सबसे पहले बात करेंगे प्राथमिक कुंडली के लिए। तो प्राथमिक कुंडली में हम लोग का जो ईपी होगा, प्राइमरी कॉइल होगा, ये जो ईपी होगा उसको लिखेंगे हम एनपी। अब एन क्या है? फेरों की संख्या है। पी क्या है? प्राथमिक कुंडली। तो एन पे डेल फाई बटा डेल टी, डेल फाई बटा डेल माइनस एन पी डेल फाई बटा। माइनस का मतलब समझते हो आप, पढ़ाया जा चुका है। वो हमेशा विरोध करता है। इसी विरोध को दर्शाने के लिए क्या चिन्ह लगाते हैं? माइनस का चिन्ह लगाते हैं। अब हम द्वितीय कुंडली की बात करेंगे। तो द्वितीय कुंडली के लिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। दूसरे के लिए, तो दूसरे के लिए आप क्या लिखेंगे? ई एस लिखेंगे, माइनस एन एस लिखेंगे, और उसके बाद डेल फाई बटा डेल टी लिखेंगे। हम इसको सेकेंड मान लें, इसको हम फर्स्ट मान लें। अब हम दोनों को डिवाइड करेंगे, तो फर्स्ट बाई सेकेंड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ईपी बाई ई एस। तो ईपी बाई ई एस आएगा, तो ध्यान देना डेल फाई बटा डेल टी ऊपर भी है, डेल फाई बटा डेल टी नीचे भी है। दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? एन पी बटा एन एस। ये आपका एक फार्मूला मिला, ईपी बाई ई एस बराबर एनपी बटा एन एस। अगर क्वेश्चन में एक 4 तथ्य है, 4 तथ्य में से केवल 3 तथ्य देगा, तो आसानी से एक तथ्य आप क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। ईपी क्या है? प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल। ईएस क्या है? द्वितीय कुंडली का विद्युत वाहक बल। एनपी क्या है? प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। और एनएस क्या है? द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। इस चीज को आप लोग शक्ति का, ट्रांसफार्मर की शक्ति का, शक्ति को दर्शाते हैं हम पी से। किसे? पावर, ठीक है, सामर्थ्य जो होता है। तो पी बराबर हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं? पी बराबर वी आई जानते हैं। क्या जानते हैं? वी आई जानते हैं। यहाँ से एक निर्गत शक्ति होती है और एक निवेशी, मतलब हमारे उसके अंदर आए। निर्गत शक्ति मतलब बाहर जाने वाली शक्ति होगा। तो जो निर्गत शक्ति है और निवेशी शक्ति है, दोनों आपस में जो होता है बराबर होता है। तो जो हम लोग का निवेशी शक्ति है, निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति, बराबर कौन सी शक्ति? निर्गत शक्ति। अब हम निवेशी शक्ति, तो निवेशी शक्ति जो है वो क्या है और निर्गत शक्ति क्या है? तो निवेशी मतलब अंदर आएगा, निर्गत शक्ति मतलब तो अंदर कहां से आएगा? प्राथमिक कुंडली से। इसको लिखेंगे हम पीपी। क्या लिखेंगे? निर्गत शक्ति मतलब पी एस लिखेंगे। पी वी इंटू आई होता है। ये बताओ, वी भी लिखेंगे तो वीपी लिखेंगे ना जी, प्राथमिक के लिए है। आई भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आईपी लिखेंगे। उसी प्रकार पी एस के लिए क्या लिखेंगे? वी एस लिखेंगे, वी एस इंटू आई एस लिखेंगे। तो वीपी इंटू आईपी बराबर वी एस इंटू आई एस। यहां भी आपका 4 कंटेंट हो गया, वीपी आईपी वी एस आई एस। अब इसमें से 3 देगा और एक निकालने के लिए कह देगा। तो यहां भी एक अनुपात बनकर आएगा। क्या अनुपात बनेगा? तो ध्यान दीजिएगा, वीपी वी पी बाई वी एस इज इक्वल टू आई एस अपॉन आई पी। देखिए वीपी के बटा में वी एस आ गया और आईएस के बटा में आईपी आ गया। ये फार्मूला एक हुआ धारा और विभव, धारा और विभव, प्राथमिक कुंडली के लिए भी और द्वितीय कुंडली के लिए भी। ये भी आपका महत्वपूर्ण है। इसमें भी आपका 3 कंटेंट देगा, एक निकालने के लिए कहेगा। सब न्यूमेरिकल जब बनेगा एकदम आसानी से आप लोग इसको बना सकते हो। इसको आप नोट कर लीजिए। आता है इसमें दक्षता निकालने का। दक्षता जब भी निकाला जाता है तो परसेंटेज में निकाला जाता है। किसमें? परसेंटेज में। तो दक्षता का एक फार्मूला जो होता है, या इसको भी आप लोग ध्यान से लिख लीजिए। जो दक्षता का फार्मूला होता है वो होता है निर्गत शक्ति बटा बटा निवेशी शक्ति गुणे 100। जो आएगा वो किसमें आएगा? परसेंटेज में। दक्षता को हम दर्शाते हैं ईटा से। दक्षता को हम दर्शाते हैं ईटा से। क्योंकि शक्ति है तो शक्ति है मतलब पावर से दर्शाएंगे। तो यह निर्गत है तो निर्गत कहां से होता है? सेकेंडरी से कि प्राइमरी से? निर्गत निकल रहा है हमेशा सेकेंडरी से, मतलब पी एस। निवेशी पी पी और गुणे कितना? 100। और ये परसेंटेज, ये फार्मूला है दक्षता निकालने का। ईटा बराबर पी एस बटा पी पी गुणे 100। और आगे क्या लिख देंगे? परसेंटेज। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा वो क्या है कि जो भी रेशियो आप निकाले हैं वी एस बटा वी पी, मतलब सेकेंडरी का वोल्टेज बटा प्राथमिक का वोल्टेज, सेकेंडरी की धारा बटा प्राथमिक की धारा, सेकेंडरी में फेरों की संख्या बटा प्राथमिक में फेरों की संख्या। इनका टोटल अनुपात को हम दर्शाते हैं आर से, और उस आर को बोलते हैं
परिणमन अनुपात। क्या बोलते हैं? परिणमन अनुपात। अब याद रखना है कि दोनों ट्रांसफार्मर के लिए इसका मान अलग अलग होता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए अलग, अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए अलग होता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए जो R का मान होगा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए जो R का मान होगा वह हमेशा 1 से अधिक रहेगा। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए R का मान 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर के लिए R इज ग्रेटर देन 1 और अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए R इज लेस देन 1। ये आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 1 नंबर का क्वेश्चन है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए R इज ग्रेटर देन 1 और अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए R इज लेस देन 1। ये टोटल रहा ट्रांसफार्मर के बारे में, जो आपके 6 नंबर का बोर्ड परीक्षा में तैयार कर ला सकता है। तो इसलिए आप लोग इस पूरे टॉपिक को अच्छे ढंग से जरूर पढ़ लीजिएगा। उनका एक सेशन चलेगा जो डायनेमो टोटल जो है, इसके बाद आपका प्रैक्टिकली हिसाब से हीट स्टोन जो है वो आपको पढ़ाया जाएगा। तो रेगुलर आप लोग बोर्ड परीक्षा के पास बहुत कम समय है, 90 दिन की उल्टी गिनती शुरू कर दो। और 2024 में जो 24-25 का बोर्ड परीक्षा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है 10 और 12 के लिए। तो आप लोग लग जाओ अपने काम में।